अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968, जिसको आगे हम सारी वीडियो में स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से पुकारेंगे। तो ये कौन सी स्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई करता है और इसमें जो स्पेसिफिकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बाबत जो प्रोविजंस हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, वो क्या कहते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर उन सारी इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई करता है जिनके 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, और उस ख़ास इस्टेब्लिशमेंट के अगर रूल अपने स्टैट्यूटरी हैं तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर उन पे अप्लाई नहीं करेगा। अगर उनके रूल स्टैट्यूटरी नहीं है तो फिर ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये अप्लाई करेगा। तो इसमें क्या तरीकाकार है किसी भी एम्प्लॉय को निकालने का, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करने का, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर 15 इसको डील करता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के अगर 20 वर्कर हैं, रूल स्टैट्यूटरी नहीं है, तो उन पे अप्लाई करेगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी हैं। तो जो मैनेजेरियल सुपरवाइजरी कैडर है उस पर भी ये अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, जो सिविल सर्वेंट है उन पे भी अप्लाई नहीं करेगा, और जिनके 20 से कम वर्कर हैं उन पे भी ये अप्लाई नहीं करेगा। जो प्रोसीजर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का इसमें बयान किया गया है, उसमें स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले हम ये एम्प्लॉयर डिटेक्ट करेगा कि मिसकंडक्ट हुआ क्या, और उसके बाद वो शो काज नोटिस देगा विद इन 1 मंथ। बड़ी अहम बात है कि शो काज नोटिस एम्प्लॉयर ने हर सूरत में एम्प्लॉय को विद इन 1 मंथ देना है, वो डेट ऑफ मिसकंडक्ट से या डेट ऑफ नॉलेज से। तो ये बड़ी अहम बात है। अगर 1 मंथ के अंदर अंदर शो काज नोटिस नहीं दिया तो इस लॉ के मुताबिक आपका शो काज नोटिस टाइम बार्ड हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न एक्सप्लेनेशन जो वर्कर देगा, जो कि वर्कमैन होगा, इसके लिए स्पेसिफिकली कि वर्कमैन कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, शॉर्टली एक लाइन में कि जिनका काम मैनुअल इन नेचर है, अनस्किल्ड है, लेकिन वो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में नहीं आती, उनकी जॉब सुपरवाइजरी नहीं है, मैनेजेरियल नहीं है, तो वो सारे वर्कमैन में आएंगे। तो उनके लिए ये सारी डिस्कशन हो रही है। तो उसके बाद जब वो एक्सप्लेनेशन दे देगा, जो कि मोस्टली 7 दिन की होनी चाहिए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाने के बाद जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, लॉ ने तो उसको एम्प्लॉयर कहा है, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बड़ी है तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को ऑथोराइज किया हो, जो मैनेजर्स को, कि इस कैटेगरी के आप एम्प्लॉयर हैं, इस कैटेगरी के आप एम्प्लॉयर हैं, तो ड्यूली ऑथोराइज्ड मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयर कंसीडर होगा, और वो एम्प्लॉयर शोकाज नोटिस देता है, फिर उसको जवाब देगा, रिटर्न डिफेंस फाइल करेगा वो रेलिवेंट वर्कर। तो उस रिप्लाई को देख के अगर वो एम्प्लॉयर डिससेटिस्फाई हो जाए तो फिर उस पर वो इंक्वायरी होल्ड कर देगा। इंक्वायरी में एक बंदा भी इंक्वायरी ऑफिसर हो सकता है, वो इंक्वायरी कमेटी भी हो सकती है। अब इंक्वायरी ऑफिसर जब अपॉइंट होगा तो इंक्वायरी ऑफिसर को, जो कि एज पर द जजमेंट्स ऑफ अपेक्स कोर्ट, उसको क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, सबसे पहले उसको नोटिस देगा विद द स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, और बताएगा कि मैं इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हो गया हूँ, तो आप इतने दिन में अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, जो रेलिवेंट ऑफिस है जिसमें उसका मिसकंडक्ट हुआ, क्योंकि जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो इम्पार्शियल होगा, इंडिपेंडेंट होगा डिपार्टमेंट से ही, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो रेलिवेंट ऑफिस को कहेगा कि अपने गवाह पेश करें, अपना ऑफिसर पेश करें, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। जो मैनेजर ने शो का नोटिस दिया उसकी बाबत वो अपनी विटनेसेस, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और अपने जितनी भी उनके पास एविडेंस अवेलेबल है वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने रखेगा। वर्कर को इस स्टेज पे परमिशन होगी कि वो उन पे क्वेश्चन कर सकता है, जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कह सकते हैं। उसके बाद वर्कर की वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और रेलिवेंट ऑफिस का जो नुमाइंदा है, जो ड्यूली अथोराइज होगा, जो भी ऑफिसर हो जिसको एम्प्लॉयर अथोराइज कर दे, वो उस पर क्वेश्चनिंग करेगा। उस क्वेश्चनिंग के बाद इंक्वायरी ऑफिसर सारी विटनेसेस, सारी एविडेंस, सारी डॉक्यूमेंट्स को देख के अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसमें वो अपनी रिकमेंडेशन देगा। रिकमेंडेशन वो एम्प्लॉयर को देगा जो कि रेलिवेंट ऑफिसर होगा। तो वो उस रिकमेंडेशन के बाद अब इस स्टेज पे ज़रा हम पॉज इसलिए लेंगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर इस हद तक साइलेंट है कि जब इंक्वायरी ऑफिसर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी, अगर वो इंक्वायरी रिपोर्ट अगेंस्ट दी वर्कर आई
तो क्या शोकाज नोटिस देना लाजमी है? तो इस पे स्टैंडिंग ऑर्डर साइलेंट है, लेकिन अपेक्स कोर्ट कहती है क्योंकि इंक्वायरी एक वर्कर के खिलाफ आ गई तो इसलिए फाइनल शोकाज नोटिस दिया जाएगा, और वो फाइनल शोकाज नोटिस वो रेलिवेंट ऑफिसर, रेलिवेंट मैनेजर देगा, और उसका जवाब लेकर के वो उसके खिलाफ फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, जो कि रिटर्न होना चाहिए और उसमें पूरी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए और हर चीज़ का रेफरेंस देना चाहिए और स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये हो गई प्रोसीडिंग जो कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट ने अगेंस्ट द वर्कर अंडर ऑर्डर 15 ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर उसने करनी होती है। जो ऑर्डर 15 है इसमें दो किस्म की पनिशमेंट्स हैं, एक माइनर पनिशमेंट है और एक मेजर पनिशमेंट है। तो जो माइनर पनिशमेंट में वार्निंग या फाइन वगैरह है, फाइन बड़ा नॉमिनल्स है जो कि 3 पैसा वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन मेजर पनिशमेंट में क्या क्या चीज़ होगी, फाइन भी हो सकता है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट भी है, रिडक्शन इन रैंक भी है और डिसमिसल भी है। इनमें से कोई एक सज़ा एम्प्लॉयर दे सकता है वर्कर को ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट। और मिसकंडक्ट कौन कौन से हैं वो भी इस ऑर्डर 15 में लिखे हुए हैं, जैसे कि डिसोबीडियंस है, फ्रॉड है, थेफ्ट है, ब्राइबरी है, हैबिचुअल एब्सेंस है, नेग्लिजेंस है, गो स्लो वगैरह है। पूरी डिटेल उसमें बयान की हुई है। इस स्टैंडिंग ऑर्डर में जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बाबत अहम बातें हैं वो ये हैं कि नो डिसमिसल विदाउट इन्फॉर्मिंग द वर्कमैन इन राइटिंग विद इन 1 मंथ ऑफ मिसकंडक्ट, एक बात होगी। दूसरा, एम्प्लॉयर उसमें इंक्वायरी सूरत करेगा और उसके बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर की जो फाइंडिंग है उसको एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा। और सेकेंडली बड़ी अहम बात है कि जो वर्कमैन है वो किसी को अपने साथ, किसी भी वर्कर को अपने साथ एज ए असिस्टेंट ला सकता है। तो इंक्वायरी जो है वो फेयर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। इस इंक्वायरी से पहले अगर एम्प्लॉयर समझता हो कि ये वर्कर इंक्वायरी प्रोसीडिंग में या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहा है या वो उसकी मौजूदगी उस ऑफिस में एविडेंस को डिस्टर्ब करेगी, तो वो उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये सस्पेंशन मैक्सिमम 4 डेज की होगी और वो 4 वीक तक हो सकती है। यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 28 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ड्यूरिंग सस्पेंशन वो वर्कर अपनी जो नॉर्मल पे है वो रिसीव करेगा। ये होगी प्रोसीडिंग जो कि एम्प्लॉयर ने करनी है। इसको हम क्विकली अगेन रिवाइज कर देते हैं कि कोई भी मिसकंडक्ट अगर एम्प्लॉयर के इल्म में आता है तो वो विद इन 1 मंथ उसको नोटिस देगा। उसके जिस डेट पे वो मिसकंडक्ट हुआ उस डेट से विद इन 1 मंथ, या अगर मिसकंडक्ट एम्प्लॉयर के इल्म में लेट आया तो उस डेट ऑफ नॉलेज से वो 1 मंथ उसको शोकाज नोटिस देगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो शोकाज नोटिस में ये लिखे कि ये डेट ऑफ नॉलेज ये है, फलां सोर्स से मेरे इल्म में आया, लिहाजा आज से मैं इसको, आज की डेट से ये विद इन 1 मंथ मैं इसको नोटिस दे रहा हूँ। और उसके बाद वो बड़ा कंप्रीहेंसिव शोकाज नोटिस होना चाहिए जिसमें पूरी स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन डिटेल उसके खिलाफ वो बयान की जानी चाहिए और उसमें एम्प्लॉय को वो सर्व होना चाहिए और उसकी सर्विस भी प्रूव होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, क्योंकि जब मैटर कोर्ट में जाना है तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में पेश करना होती हैं। और देर आफ्टर वो रिटर्न रिप्लाई जब फाइल करेगा, डिफेंस रिप्लाई फाइल करेगा, और उसके बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होना होता है वो ऐसा ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो कि इस मैटर इन इशू में कनेक्टेड हो। तो ऐसे जो ऑफिसर हैं जो कि बाइस ना हो उनको इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। जब ये सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाती हैं तो वर्कर को अब कौन से राइट हैं? गो के जो पीछे बयान किया गया है ये भी सारे राइट्स वर्कर के ही हैं कि उसको शोकाज दिया जाए, उसको सुना जाए, इंक्वायरी ऑफिसर उसको ऐसा मिले जो बाइस ना हो, इंक्वायरी ऑफिसर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दे, इंक्वायरी ऑफिसर उसकी स्टेटमेंट ले, वो अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहता है वो पेश करे, अगर उसको किसी की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो भी अलाउ करे। तो उसके बाद जब उसके खिलाफ कोई सज़ा का ऑर्डर आ जाता है, जब उसके खिलाफ कोई पनिशमेंट आ जाती है, तो उसके बाद क्या प्रोसीडिंग होंगी? जो एम्प्लॉय है वो ग्रीवियस नोटिस देगा विद इन 3 मंथ और वो ग्रीवियस नोटिस एम्प्लॉयर को सर्व करेगा। एम्प्लॉयर इस केस में वही होगा जो कि जिसने सज़ा दी।
अब इसमें ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर अगर कोई मैनेजर है तो उसके आगे अपीलेट अथॉरिटी है, फिर उस कंपनी का हेड है, तो सारों को वो ग्रीवियंस नोटिस देगा और उसमें फिर डिपार्टमेंट, रेलिवेंट डिपार्टमेंट अपनी रूल्स के मुताबिक जिसको अथोराइज करे वो उसके ग्रीवियंस नोटिस को डिसाइड कर सकता है विद इन 15 डेज। अगर 15 डेज में डिसाइड नहीं करता तो फिर वो वर्कर कोर्ट में जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोविंशियल अदारे हैं उनका केस वो लेबर कोर्ट में फाइल करेगा, ट्रांस प्रोविंशियल जो हैं वो एनआईआरसी में जाएंगे। वो जो लिमिटेशन है वो ग्रीवियंस नोटिस 15 दिन का वेट करने के बाद वो अगले 2 माह में अपनी ग्रीवियंस पिटिशन फाइल कर सकता है बिफोर लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो अलहदा से हमने बयान कर रखी हैं, वो आज का क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, तो आज तक के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।